सोसाइटी को पढ़ता है, इंडिविजुअल को नहीं पढ़ता है, क्योंकि ये तुम्हें क्लियरली पता है मैक्रो अप्रोच में आता है। सर और एक मिनट 2 मिनट में समराइज करूंगा, उसके बाद आप पूछ लेना। और ये हमेशा ऑर्डर पे एम्फसाइज करता है। मैंने आपको बताया क्यों ऑर्डर पे एम्फसाइज करता है, क्योंकि हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करने से समाज में हमेशा ऑर्डर रहता है, और ये मानते हैं ऑर्डर परमानेंट है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती है सोसाइटी के अंदर। दिस एट द सेम टाइम ये एक लास्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा और गौर से देखना, लेकिन इधर तक पहुंचने से पहले मैं आपको यहां तक का समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पिक्चर क्लियर रहे। फंक्शनलिज्म होता क्या है? बेस्ड अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, considers society made up of different parts, each part, each function. This helps in maintaining social order. Parts are interconnected. Therefore, change in one leads to change in another. Further, there are certain functional prerequisites which needs to be fulfilled by every society in order to remain in existence. What are those functional prerequisites? There exists variation. हर बच्चा यहां तक मेरे साथ? यस सर। हाँ बताओ आप तारुष। सर अभी जैसे लेवाई का था वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तो कैन वी से कि a functional prerequisite for society is peace? No, I'm not saying this because इन्होंने कोई फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, देखो एक चीज समझो आप, शायद थोड़ा सा मिस कर गए चीज। यस सर। टालकट पार्सन और डेविस एंड मूर बोलते हैं ये होना चाहिए, राइट? यस सर। इनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आए लेवी, राइट? होना चाहिए नहीं पॉसिबल है, बताना क्या पॉसिबल है, क्या व्हाट शुड नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। अब अगर आप इसको इन्फर करके ये बोल दो कि लेवी इज सेइंग पीस शुड एग्जिस्ट, उनका थियरी फॉल कर गया ना। यस सर, गॉट इट। ये आदमी ये नहीं बोल रहा क्या होना चाहिए, ये बोल रहा वो तो फाइंड करना इम्पॉसिबल है। और अब आपने इसको इन्फर कर लिया और पीस से इक्वेट कर दिया, तो आप थियोरेटिकली रॉन्ग हो गए इधर, बिकॉज लेवी विल नेवर से क्या होना चाहिए, लेवी विल ओनली से व्हाट शुड नॉट टेक प्लेस इन सोसाइटी। गॉट इट? यस सर। तो इन्फर नहीं करना है कोई थियरी में कभी भी, एज इट इज समझो उसे, बिकॉज आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है। फिर तो लेवी इसी कैटेगरी का स्कॉलर बन जाएगा। हाँ सर। देयर वुड नो, ये फैमिली बोल रहा है, ये एजीएल बोल रहा है, ये पीस बोल रहा है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस? नो, दैट वुड बी अ मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। अब यहां तक हमें समझ में आया कि साहब फंक्शनलिज्म का ये कहानी समझ तो गए हम। ये आदमी हमेशा ऑर्डर पे चलेगा, ये आदमी हमेशा बोलेगा कि जो काम जिसका है वो ही करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा आपको काम आके। काश सारे यूपीएससी एस्पिरेंट, no, Levy gave many others. There are 4-5 reasons which Levy gave. Population should exist. War of all against should not, all against all should not take place. But यहाँ पे मुझे मुद्दा ये नहीं है फंक्शनलिज्म समझाना है, मेरा मुद्दा ये कि फंक्शनलिज्म का बेसिक आइडिया, ये चीज पूरी स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर फिर आएगी आपके। लेवी का अप्रोच क्या है, पार्सन का अप्रोच क्या है, डेविस मूरे का अप्रोच, वेबर का अप्रोच, देयर आर नॉट मेनी थिंग्स देयर, बट विल नॉट गो देयर। सिर्फ इतना जानना है, फंक्शनलिस्ट वाले बेटा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर। कोई मानने वाला ही नहीं है ऑर्डर नहीं होगा, ये बोलेंगे ऑर्डर होगा ही होगा। इसीलिए फंक्शनलिज्म को बोला गया स्टेटस को, समझ में आया? यस सर। एज इट इज समाज को चलाने वाले लोग हैं, ये बदलाव पसंद नहीं करता है, ये चल रहा है वैसे चलने दो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है जो तुम्हें समझाएगा चमकीला। मूवी देखी है? नो सर। ये मूवी देखो, इसमें सोशियोलॉजी भरी हुई पड़ी है, सोशियोलॉजी नहीं फंक्शनलिज्म भरा हुआ पड़ा है, पूरी मूवी फंक्शनलिज्म के ऊपर है। क्या बोलते हैं, जितने फंक्शनलिस्ट हैं ये मानते हैं एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इट फंक्शनल है।
According to functionalism, anything which is existing in society that is functional for the entire society. ये चमकीला मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? इस मूवी की स्टोरी क्या है? इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी समाज की अंडरस्टैंडिंग दी है एंड आई रियली हैव अ इंट्यूशन। इस मूवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एसए और जीएस के अंदर। मूवीज रिप्रेजेंट सोसाइटी, इस तरीके में देयर इज पॉसिबिलिटी है। बहुत कंट्रोवर्शियल रही है ये मूवी। कंट्रोवर्शियल मतलब अप्रिशिएटिंग भी रही है। डेथ इसकी कंट्रोवर्शियल थी। क्या होता है इस मूवी में? पंजाब के अंदर खालिस्तानी, ब्लू स्टार और ये सारी चीजें चल रही होती है और पंजाब के अंदर आए दिन कर्फ्यू लग रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी खड़ा होता है जिसको बोलते हैं चमकीला। ये आदमी वल्गर सॉन्ग्स गाता है। उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट, टीवी वीवी तो थे नहीं। रेडियो पे कैसेट्स के अंदर गाने सुनते थे। वल्गर सॉन्ग्स गाता है ये, और पूरा का पूरा पंजाब के लिए एक एंटरटेनमेंट का ग्राउंड बन गया था। हर कोई चमकीला को सुनता था, लेकिन चुप छुप के सुनता था, ओपनली नहीं सुनता था। क्यों? ओपनली सुनने से बोलेंगे क्या सुन रहे हो यार, कैसे 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 गाने सुन रहे हो। बच्चे से लेके बूढ़े तक इसके स्टेज शोज होते थे। अब इस मूवी के अंदर क्या हुआ? एक पार्ट आता है इस मूवी के अंदर जब बताया गया कि जब पंजाब के अंदर इतना दुख, मौत जो मंडरा रही थी, उसके दुख को कम किया चमकीला के कुछ गानों ने। तो आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि समाज में ये वल्गैरिटी फैला रहा है, लेकिन फंक्शनलिस्ट के नजरिए से देखो तो even that was functional for society because it provided a ground of entertainment, happiness or laughter scene to those people who listen to his songs. वो अपने दुख को भूल जा रहे थे समय के लिए। इसलिए चमकीला was functional in its time. आपको फंक्शनलिज्म भी यही चीज कह रहा है कि अगर कोई चीज समाज में एग्जिस्ट करती है तो वो इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसका कोई रोल है समाज में। The day it stops having any functions in society, it would be automatically wiped out from society. यहां पे ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। क्यों? ये है एक सोसाइटी। इस सोसाइटी में करप्शन भी है, पॉवर्टी भी है, क्राइम भी है, डिसिप्लिन भी है, राइट्स भी है, XYZ भी है, सती भी है, डॉरी भी है, चाइल्ड मैरिज भी है, मोलेस्टेशंस भी है, मर्डर्स, 50 चीजें हो रहा है। आया राम गया राम भी है, मल्टीपल थिंग्स। फंक्शनलिस्ट बोलता है कि इस समाज में अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, एक आम आदमी को लगता है करप्शन खराब है, पॉवर्टी खराब है। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि 2 मिनट सोचो, अगर ये खराब होता तो समाज में इसकी ऑटोमेटिकली कोई जगह नहीं होती। इसका मतलब अगर कोई भी चीज इस समाज में एग्जिस्ट कर रही है तो वो डेफिनेटली समाज के लिए अच्छा होता है। गॉट इट तारुष? यस सर। कैसे अच्छा होता है? एग्जाम्पल, बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर। सती। सती हुआ करता था एक टाइम पे इंडिया में कि आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड द वाइफ लार्जली सैट ऑन द प्रे और फ्यूनरल, द बर्निंग फायर ऑफ द हस्बैंड एंड सेल्फ इमोलेटेड हरसेल्फ, राइट? यस सर। अगर फंक्शनलिस्ट के नजरिए से देखोगे, वो बोलेंगे सती अच्छी थी इसीलिए एग्जिस्ट कर रही थी। तुम लोग के होश, अरे कैसी बातें कर रहे हो, सती में ऐसा क्या अच्छा था यार? अब फंक्शनलिस्ट, एक मिनट यस सर। फंक्शनलिस्ट नजरिए से समझो क्या अच्छा था। पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे। अगर अब हस्बैंड नहीं रहा तो ये वुमेन वल्नरेबल हो जाएगी। क्यों? पैसे कमाने के लिए बाहर जाएगी तो शायद एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होगी।
इसलिए हस्बैंड के साथ साथ उस वुमन को भी कोई चीज का पीड़ा नहीं हो, इसलिए इवन शी यूज्ड टू डाई। लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आया, रीमैरेजेस होने लगी, और शायद अब सती की जरूरत नहीं थी, तो हमने क्या देखा, सती ऑटोमेटिकली तो नहीं, मतलब हमने लॉज बनाया और सती खत्म हो गई। Yes, फंक्शनल भी यही बोलते हैं। अगर समाज में करप्शन है तो इसीलिए है क्योंकि समाज में इसका फायदा है। जिस दिन करप्शन का फायदा नहीं होगा, अपने आप समाज के अंदर से करप्शन हट जाएगा। अब ये बहुत एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है इनका, बट है, ये लोग मानते हैं कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज फंक्शनल फॉर द एंटायर सोसाइटी एंड दैट्स द रीजन इट एग्जिस्ट। The day it stops contributing to society and it stops playing its function, those things would automatically be wiped out. One need not have to take any steps for reformation. The reforms would automatically happen. Got it? yes, sir. This is what this point says. And this is the summary of entire functionalism. Comte originator है, हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने लिखना भूल गया इधर, became the person who used the term organic analogy. डरखाइम ने इसको डेवलप किया, पार्सन ने इसे मैच्योरिटी तक पहुंचाया, मर्टन ने इसको रिफॉर्म किया, और ये है इसके बेसिक पोस्टुलेट। फंक्शनलिज्म believes in organic analogy. Functionalism believes that society is the unit of study, individual behaves according to the society's value. Functionalists emphasize on order, and order is the result of the every part playing its own functions. Functionalists believe that like individual, every society needs to fulfill certain basic conditions, although there exists no common understanding what are functional prerequisites. And lastly, this functions, everything which exists in society has positive contribution to society, which sociologically is called as functions. This is functionalism. हर बच्चा क्लियर? Yes, sir. अब अगर मैं वर्ड फंक्शनलिज्म यूज करूं तो तुम दो चीजें तो याद रख सकते हो। अच्छा, मैक्रो की बात कर रहे हैं सर, और ये लोग वो हैं जो वो सोशल ऑर्डर पे स्ट्रेस करेंगे, ये दो याद रह सकती है। एवरीबडी थोड़ा फास्ट रखा करो चैट यार, बहुत स्लो हो जाते हो तुम लोग। कांट सोसाइटी भी स्टडी नॉन पॉजिटिविस्ट मैनर, तुम लोग बहुत आगे भाग रहे हो मेरे से। अभी तो एक थियरी खोली है मैंने, अभी बहुत सारी थियरी है, और अमनदीप कंसंट्रेशन खराब है फिर आपका। कैसे? मैंने बताया माइक्रो अप्रोच भी आएगा जो नॉन पॉजिटिविस्ट तरीके से पढ़ेगा। एक बार म्यूट कर लेना यार प्लीज। Yes, sir. अभी सिर्फ एक थियरी है, दिमाग के अंदर आज से रूल होना चाहिए तुम्हारा, जितना मैं बोल रहा हूं उस थियरी को उसी नजरिए से समझना है। उसके कॉन्ट्रडिक्शन दिमाग में पहले पैदा कर लिया, अरे नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, अरे नहीं सर ये झूठ है, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, आप ये थियरी कभी नहीं समझ पाओगे। इस थियरी को अब मैं शुद्ध क्रिटिसिज्म करूंगा जब कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाऊंगा, और तुम हक्के बक्के रह जाओगे, अरे सर अभी तक तो आप सही बता रहे थे, क्योंकि मैं फंक्शनलिस्ट पढ़ा रहा था। अब मैं जब कॉन्फ्लिक्ट में आऊंगा तो बताऊंगा कि फंक्शनलिज्म इज द मोस्ट इररेलेवेंट थियरी इन सोशियोलॉजी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशियोलॉजी, कि कोई भी थियरी एब्सोल्युटली ट्रू नहीं होने वाली है इधर। एक टाइम था जब दिस थियरी हैड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम when the research was conducted by using functionalist approach, when social reality was studied by using this approach, and when thinkers theories were applied to the ground reality, it dissipated. This theory fell miserably, and I was not in a position to understand ground reality by taking this theory of functionalism, and I realized कि maybe my scholars have cheated me, they fooled me. But understand, this theory was created with the purpose of proving sociology is a science, and if sociology wouldn't have been proved as a science, the discipline of sociology wouldn't have been created in the first place itself. तो इस थियरी का अपना इंपॉर्टेंस है, बट एक टाइम तक था। आज अगर हम देखें
No takers of functionalism exist today. After this theory comes the largest theory of your sociology, conflict approach. फिर सारा का सारा मैक्रो अप्रोच है, इसके अंदर भी पॉजिटिविस्ट वाले लोग हैं, तो ये दोनों कॉमन रहती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के नीचे बहुत सारे सब अप्रोचेस हैं। फंक्शनलिज्म के नीचे सब अप्रोच नहीं था जब तक टर्नर या मर्टन नहीं है, नियो फंक्शनलिज्म। इधर जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है, इसके नीचे बहुत सारी थियरीज आती है। पहले मैं करूंगा कॉन्फ्लिक्ट स्कूल क्या कहती है, फिर मैं आऊंगा मार्क्स में, डेरेनरॉफ में, फेमिनिज्म में। अब इस थियरी को पहले समझ लेते हैं। फंक्शनलिज्म बोलता है सोशल ऑर्डर इज अ परमानेंट फिनोमिना, एनी कॉन्फ्लिक्ट विच एग्जिस्ट इज सिचुएशनल। कैसे? I'll give you an example which Emile Durkheim gave. डरखाइम ने एक एग्जाम्पल दिया कि इंडिविजुअल की बॉडी में जब एक फीवर आता है, मतलब कोई एक पैथोजन होता है, मान लो मैंने कुछ एक पोल्यूटेड वाटर पी लिया, अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो फीवर आ गया। अब ये फीवर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो बॉडी के अंदर पैथोजेंस है उसको फाइट करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, और वो पैथोजन खत्म होते ही इस फीवर के कारण बॉडी फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। तो ये फीवर जो था वो एक टेम्पररी फिनोमिना था जो हुआ ताकि बॉडी फिर अकॉर्डिंगली सेट हो जाए नॉर्मल रूटीन के अंदर। जो अंदर फॉरेन सब्सटेंस गया है उसको खत्म कर दिया जाए एंड द बॉडीज फंक्शन विल ऑटोमेटिकली बिकम नॉर्मल। इनफैक्ट आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जब कोई बुखार होती है तो बोलता है यार 3 दिन रहेगी, ये डोलो ले ले, ये ले ले, ये वो ले ले, 3 दिन रहेगा फिर अपने आप, मतलब बॉडी ऑटोमेटिकली कम्स बैक टू नॉर्मल। तो ये लोग मानते थे भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है टेम्पररी फिनोमेना है, जब एक पार्ट में कुछ बदलाव आएगा बाकी सब पार्ट अकॉर्डिंगली जब तक चेंज करेंगे तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। एक बार जब सब बराबर से वापस ट्यून में आ गए, थिंग्स वुड ऑटोमेटिकली बी सेटल डाउन। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में ऑटोमेटिक करेक्शन होगा एंड सिस्टम वुड ऑटोमेटिकली कम बैक टू द सेम इक्विलिब्रियम और सेम सोशल ऑर्डर। अब इस बात को नकार देते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। कैसे? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ओपाइंस conflict is permanent, not the order. The so-called order which exists, this order is a whitewash. मतलब इट्स छलावा, इट्स फेक। कैसे? दिस ऑर्डर इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास asserting its ideologies. समाज के अंदर जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर हमें सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। और कौन बना रहा है? उस समाज में कुछ डोमिनेंट लोग होंगे, वो अपनी वैल्यूज को इस कदर स्प्रेड कर देंगे
कि सब लोग उसी के अकॉर्डिंगली चलने लगेंगे एंड द सोसाइटी वुड लुक इन अ कंप्लीट ऑर्डर। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कल के न्यूज़पेपर से। कल या परसों समवेयर अराउंड दैट एक आर्टिकल आया था जिसमें स्लीप डेप्रीवेशन के ऊपर डिस्कस किया गया था। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा सब आर्टिकल है, पेपर में आया हुआ है कल परसों में। ये आप में से फॉलो करते हो तो यू विल नो दिस। इधर मेंशन किया गया कि अभी कंगना रनौत ने बोला 18 घंटे डेली काम करना चाहिए, एलोन मस्क बोल रहे हैं, इससे पहले नारायण मूर्ति भी बोल रहे थे। ये क्या है? ये सब डोमिनेंस है। आप 18 घंटे जब काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा कि आप समाज के वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो। और उस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी लाइन थी कि शायद वो टाइम दूर नहीं है जहां पे सोने को भी स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, सो रहा है क्या है? और रियलिटी में स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो इंपॉर्टेंट थी उसको नॉन इंपॉर्टेंट बना दिया गया। किसने? डोमिनेंट्स लोग बोलने लगे कि 18 घंटे काम करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी आगे बढ़ेगा। और शायद हम और आप अब 18 घंटे काम करने लगे और उसके कारण वो समाज के अंदर हमें लगा दिस इज अ नॉर्मल थिंग। दिस वाज नॉट अ नॉर्मल, दिस वाज क्रिएटेड बाय द डोमिनेंस ऑफ द सेक्शन बाय इंपोजिंग देयर ओन वैल्यूज। क्यों? ये 18 घंटे काम करके फायदा आपको और मेरे को नहीं हो रहा है। स्टडी आईक्यू मेरा पे नहीं बढ़ा देगा 18 घंटे काम करूंगा तो। इन्फोसिस आपका पे नहीं बढ़ा देगा 18 घंटा काम करोगे तो। आपने इन्फोसिस का प्रॉफिट बढ़ा दिया 18 घंटे काम करके। क्यों? पैसा तो वो नारायण मूर्ति लेके जाएगा ना, आपके जेब में थोड़ी आएगा। पैसा तो इलॉन मस्क लेके जाएगा, आपके जेब में थोड़ी आएगा। और 18 घंटा काम करने वाले लोग, अगर समाज ऐसा कभी हो तो भगवान नहीं करे उस समाज के अंदर आई शुड बी लिविंग। व्हाई? 18 घंटे काम करने वाले लोग कभी भी पॉलिटिकल इक्वेशंस के ऊपर बॉदर ही नहीं करेंगे और कंगना रनौत जैसे एक्टर्स शायद पॉलिटिशियंस बनते चले जाएंगे एंड माय सोसाइटी वुड गो इनटू बैकवर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? हमारे पास समय ही नहीं होगा पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करना। And we will be completely equipped with our day-to-day life struggles that we'll forget about the larger exploitations which our society is largely putting in. तो रियलिटी में ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल बोलती है order is the creation of dominance of the society. They propagate their values to such an extent that it becomes your and my belief systems, and when we follow them we believe that yes, we are living in an orderly society. Example, कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उन्हें बुरा भला कहा जाता है। लेकिन जो लोग स्कूल भेज रहे हैं वो रियलिटी में अपने बच्चे को एक मीडियोकर बना रहे हैं। दैट्स ऑल्सो अ रियलिटी। All of you, including me, we are nothing but mediocres in life because we are walking the line. We are not trying to cross the line. मेरे एक आईपीएस फ्रेंड ने रिजाइन करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का क्या सोचा, उसके जितने सीनियर्स थे या जितने मेरे जाने वाले लोग हैं उसने करियर खराब कर लिया। मैं नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार अच्छा बनाया बनाया आईपीएस ऑफिसर था, क्यों छोड़ रहा है, अब तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये इलेक्शन हार गया है, वो हो गया है। नहीं, शायद उसके लाइफ में गोल बड़े थे एंड मे बी ही वांटेड टू गो समवेयर एल्स, लेकिन दुनिया ने क्या बोला, अरे ये तो गलत डिसीजन है। लेकिन जिस दिन वही अगर आदमी बन जाएगा मिनिस्टर, सीएम, पीएम या कुछ और, उस दिन दुनिया, अरे बहुत अच्छा डिसीजन था यार। ऑर्डर सिर्फ एक दिखावा है। अब ध्यान से सुनना, ये थियरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन है ना बहुत जगह चेंज होती चली जाएगी ये थियरी। अब ध्यान से समझो, एक पिक्चर मैंने यहां पे दिखाई है। दिखने में ऑर्डर, अंदर कलेश। दिखने में ऑर्डर, अंदर फाइट। दिखने में ऑर्डर, अंदर फाइट। ये तो चलो एक गेम है, स्टोरी है, सब कुछ मान लिया, बट व्हाट अबाउट दिस? दिखने में नॉर्थ कोरिया और रशिया फ्रेंड्स दिख रहे हैं आज, लेकिन अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। द ओनली थिंग्स विच आर शोन इज दिस। अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टा में या पेपर में कहीं एक फोटो आई थी जहां पे नवीन पटनायक, ममता दीदी, अमित शाह, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे थे। उधर उल्टा दिख रहा है। सामने तो दिख रहा है हमें ऑर्डर है, अंदर में इन सबके पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है।
ऊपर जो समाज में ऑर्डर दिख रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल बोलती है कि भाई ये बना बनाया ऑर्डर है, ऑटोमेटिक ऑर्डर नहीं है. दिस ऑर्डर इज जस्ट ए मिसकंसेप्शन. इट इज नथिंग बट अ मिराज. इट्स क्रिएटेड बाय सम पीपल सो टू मेंटेन देयर डोमिनेशन इन द सोसाइटी. अब इस चीज को ये एक्सप्लेन करेंगे थ्रू देयर रेस्पेक्टिव थियोरेटिकल postulates. Considers conflict as permanent features of society and opines that consensus is artificially created. Order is artificially created by dominant sections of society. एक मजाकिया सी पिक्चर लगाइए लेकिन वो एक्सप्लेन करेगी इसकी एसेंस. गंधारी लाइट ऑफ कर दो. This person is already a blind person. What difference would it make? लाइट खुली है या बंद है. हम भी इसी तरीके से ब्लाइंड है. We feel that order exists in society. Conflict school shakes us up and says, order is not present in society. The order which you are feeling exists is just an artificial creation of the dominants in order to maintain their domination in society. वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए ऑर्डर बना रहे हैं ताकि उनको क्वेश्चन नहीं किया जाए. और आपको लग रहा है रियलिटी में समाज में ऑर्डर है. कॉन्फ्लिक्ट स्कूल का फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, हर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ऑर्डर नहीं होता. और जो होता है दैट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी. एवरीबडी विथ मी टिल हियर? एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर? Yes, sir. Second, domination of dominant class exists in every society. अब ये बोल रहे हैं हर समाज के अंदर कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं. ये पिक्चर लगाई है यहां पे. फिर मैं क्यों वॉल्यूम कम करूं, करके देखूं वीडियोस. मैं पापा हूं. हम हमारी ही फैमिली में देखते हैं, हर फैमिली में एक डोमिनेंट होता है. कई मदर है, कई फादर है, कई बड़े भैया है, कई भाभी है, कई वाइफ है, कई डॉक्टर है या कुछ और. बट ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल का मानना है हर समाज में एक डोमिनेंट क्लास होती है जो समाज के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है. मानते हो क्या तारुष? Yes, sir. शायद बात तो सही बोल रहे हैं ये लोग. ऐसी कोई समाज हमें रियलिटी में नहीं दिखती जिसमें कुछ लोग अपना दबदबा बना के नहीं रखते हैं. They control the entire goddamn society. And they create this feeling of order that the people believe that order exists. So every class there is a domination of certain dominant. अब मुद्दा ये है तारुष, who are those dominant? Or what makes people a dominant class of society? तो ये तो समझ में आया हमें. Every society there are dominants या फिर there are dominant class. अब मेरा सवाल तारुष से ये है, Yes, sir. what makes any person a dominant class? ये डोमिनेंट लोग किस चीज के कारण डोमिनेंट बनते हैं? Sir, the dominant class is dominant because of the power they have to influence others, be it money-wise, monetary, or political. Okay, that means Tarush said me कि those people either who have political power or either who has the power of money, they become dominant class of a society, right Tarush? Yes, sir. तो अब फंडा यहां तक कुछ ऐसा हुआ. कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, conflict permanent, dominant class exist in every society, right Tarush? Yes, sir. यहां तक जितने कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के स्कॉलर्स हैं सब सेम चीज बोल रहे हैं. पर जैसे ही क्वेश्चन आया
हु आर डोमिनेंट क्लास। पूरी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल डिवाइड हो गई 3 पार्ट पे। मार्क्स के लिए डोमिनेंट क्लास अलग है, रैल्फ डेरेनड्रॉफ के लिए डोमिनेंट क्लास अलग है, फेमिनिस्ट के लिए डोमिनेंट क्लास अलग है। अब ध्यान से सुनेंगे हर कोई। एक स्टोरी बना रहा हूं, अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम स्टोरी। लेट्स अज्यूम ऑल द फंक्शनलिस्ट आर सिटिंग हियर। यहां पे एक ग्रुप है कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का। मान लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जहां पे फंक्शनल स्कूल बोल रही है अपनी थियरी के बारे में कि साहब सोशल ऑर्डर परमानेंट है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं एग्जिस्ट करती। यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर खड़े होते हैं, बोलते हैं नहीं, वी डू नॉट एग्री। तो काउंटर क्वेश्चन कम्स, ओके व्हाट इज योर ओपिनियन? कॉन्फ्लिक्ट इज परमानेंट। तारुष यहां तक मेरे साथ हो ना? Yes, sir. Order which exists is artificially created. फिर एक काउंटर क्वेश्चन आया, who creates this artificial order? यहां से आंसर आया, dominant class creates this artificial order. फिर एक काउंटर क्वेश्चन आया, who are dominant class? What makes any person as a dominant class or a dominant person? तो यहां से उठ के आए कार्ल मार्क्स। मार्क्स बोलते साहब बहुत डिस्टेंस है, मैं आगे आके रिप्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। सबने बोला हाँ मार्क्स साहब आप जाओ आप जाओ। मार्क्स कम्स हियर एंड ही आंसर्स दिस क्वेश्चन ऑफ फंक्शनलिज्म, हु आर डोमिनेंट्स? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच, दोज पीपल हु कंट्रोल इकोनॉमिक्स, they are the dominant sections. समझ में आया तारुष? Yes, sir. मार्क्स बोलते हैं there is only one way to become dominant in society, and what is that way? Control the economics, you would become the dominant section of a given society. ये है मार्क्स। मार्क्स, ये 2 फोटोज देखो आप। मार्क्स के नजरिए से देखें तो इकोनॉमिक्स के सामने हर कोई झुकता है। अब मार्क्स क्या कहना चाह रहा है? पूरा मार्क्स मुझे कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगेंगे। मैं तुम्हें बेसिक आइडिया मार्क्स की दे रहा हूं यहां पे सिर्फ। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द एंटायर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज अ सोसाइटी divided into 2 parts. Yes, sir. This is called as infrastructure. These are Marxian terms. This is called as suprastructure. Infrastructure consists of economics. Suprastructure consists of all other things than economics. Got it, Tarush? Yes, sir. जितनी इकोनॉमिक्स है वो बेस में है, इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो चीजें हैं वो सुप्रास्ट्रक्चर में है, जैसे फैमिली, पॉलिटिक्स, स्किल्स, कल्चर, रिलीजियन, मैरिज, हर चीज सुप्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब मार्क्स क्या बोलते हैं? Those who controls infrastructure, they control the entire society. According to Marx, those who controls the economics, they control the entire society. Why? Because according to Marx, suprastructure is dependent upon infrastructure. जैसा economics वैसा suprastructure। जैसा यहां पे कंडीशन होगा
वैसा यहां पे कंडीशन होगा। Yes. तो जब बाकी सारी चीजें इस इकोनॉमिक्स का मिरर इमेज है, तो जो आदमी इसको कंट्रोल कर रहा है टेक्निकली वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। इसका जीता जागता एग्जांपल है, जिस सोसाइटी में आपका कंट्रोल इकोनॉमिक्स में है, इंडिया में ले लो, टीवी चैनल्स इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, प्रिंट या न्यूज़पेपर्स इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर हम देख चुके हैं, फंडिंग इकोनॉमिक्स दे रहे हैं। हर चीज पैसे से इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी में। दिस इज कॉल्ड एज मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, a person who controls the economics becomes the dominant section or a dominant class of a society। हर बच्चा मेरे साथ यहां तक? Yes, sir. तो जब भी मार्क्स वर्ड यूज किया जाए, ये चीज तो याद रह जाएगी ना, मार्क्स वुड गिव इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक्स एंड एवरी अदर थिंग वुड रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक्स। क्लियर? Yes, sir. जैसे ये भाई साहब इधर आगे आके बोले इकोनॉमिक्स कंट्रोल्स द सोसाइटी, पीछे से एक आवाज आई, अबे बड़े दोगले इंसान हो यार। उसने फिर देख क्या हो गया, बोला हमने तुम्हें थोड़ी ना परमिशन दिया था बताने का डोमिनेंट क्लास कौन है। हमें लगा तुम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता के आओगे कि कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट होती है, मानते हैं। मार्क्स ने बोला अरे ठीक है रुको, बाद में। बोले बाद में क्या बात करेंगे? पीछे से फंक्शनलिस्ट हंस रहे हैं। भाई अपने घर को तो ठीक कर लो पहले, तुम हमें क्रिटिसाइज करने आ गए। जितने में रैल्फ डैरेंड्रफ उतर के नीचे आते हैं और फंक्शनलिस्ट को अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। लुक, आई एग्री कॉन्फ्लिक्ट इज परमानेंट, आई एग्री ऑर्डर इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, दिस ऑर्डर इज क्रिएटेड बाय डोमिनेंट क्लासेस, बट आई डोंट एग्री दैट डोमिनेंट क्लास इज द क्लास व्हिच कंट्रोल्स इकोनॉमिक्स। तो फंक्शनलिस्ट और मार्क्स दोनों पूछते हैं, ठीक है भाई साहब, मार्क्स बोल रहे हैं कि चलो ठीक है इकोनॉमिक्स कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो कैसे बनता है डोमिनेंट क्लास? रैल्फ डैरेंड्रफ बोलते हैं those who controls the politics they become the dominant class। समझ में आया तारुष? Yes, sir. दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, लेकिन डोमिनेंट क्लास कौन है, इन दोनों में वेरिएशन है। इतना वेरिएशन जितना इसमें इसमें और इसमें इसमें है। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो मार्क्स ने काउंटर क्वेश्चन किया, अरे ये तुम्हें लग रहा है पॉलिटिक्स है, हर जगह इकोनॉमिक सुप्रीम है, कैसी बातें कर रहे हो आप? बोला मार्क्स सर मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं। बोला हाँ कर दो। रैल्फ डैरेंड्रफ थियरी देते हैं अपनी, और इस थियरी में बोलते हैं देखो मार्क्स, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डिटरमाइनिंग डोमिनेंट क्लास वाज ट्रू टिल 19th सेंचुरी। 19वीं सदी तक तो ठीक थी भाई तुम्हारी कहानी, जो पैसे कंट्रोल कर रहा था वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, मान लिया। तो मार्क्स बोला यही तो मैं बोल रहा हूं। बोला रुको तो, लेकिन 20वीं सदी के अंदर तुम जो बोल रहे हो वो नहीं काम करती है। तो मार्क्स बोलते क्या नहीं काम कर रहा है? इकोनॉमिक्स नहीं है डोमिनेंट क्लास। बोला हाँ इकोनॉमिक नहीं है डोमिनेंट क्लास। तो मार्क्स भी गुस्से में आके बोलता है प्रूव इट। तो ये आदमी अब प्रूफ देता है क्यों पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाले डोमिनेंट है। कैसे देता है वो देखो। 20वीं सदी के अंदर डैरेंड्रफ बोलते हैं कैपिटलिज्म बदल गया है। The nature of capitalism has changed in comparison the type of capitalism which existed in 19th century। क्या बदल गया? ये बोलते हैं in capitalism there has taken place decomposition of capital, decomposition of labor। मार्क्स बोलते मैं समझा नहीं भाई, सीधा सीधा समझा। देखो 20वीं सदी के कैपिटलिज्म के अंदर जो कैपिटल को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, 19वीं सदी में एक ही आदमी कंट्रोल करता था कैपिटल। सारा मेरे लॉर्ड हूं, मैं बुर्जुआ हूं, मेरे नीचे है। 20वीं सदी में क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। मतलब कैपिटल इज इन दी हैंड्स ऑफ मल्टीपल पीपल। इसका बेस्ट एग्जांपल है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सुना है कभी तारुष? नो सर। आज कंपनी के अंदर
बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कंपनी। कैसे? Yes, sir. Yes, sir. समझा. क्या सिर्फ अंबानी करता है कंट्रोल? नहीं नहीं, जिसका शेयर ज्यादा है वो ज्यादा रखेगा, बट ये नहीं है कि सारी पॉलिसी उसके हिसाब से होगी। देयर आर अदर शेयर होल्डर्स, इफ दे कैन कंबाइन दे कैन लार्जली चेंज द पॉलिसी, राइट? Yes, sir. म्यूट कर लेना, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। Yes. इसने बताया कि अब कैपिटल्स का जो बुर्जुआ थे, जो ओनर ऑफ द कैपिटल थे, उनका पावर खत्म हो गया मेरी जान। कैसे? पहले एक ही हाथ में कंट्रोल था, जिसको जैसे करना है कर लेता था। अब कंपनी सिस्टम के अंदर देयर आर मल्टीपल ओनर्स। तो मार्क्स बोलता है इससे क्या हो गया भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? बोला साफ फर्क पड़ रहा है। क्या? अब ओनर्स लार्जली हैव डिफरेंस अमॉन्ग देमसेल्व्स। वो एक दूसरे के अगेंस्ट में डिफरेंस रख रहे हैं। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का डिबेंचर वालों से नहीं बन रहा है, डिबेंचर का प्रेफरेंस वालों से नहीं बन रहा है, प्रेफरेंस का सिक्योर्ड क्रेडिट आज से नहीं बन रहा है। हर कोई जब चाह रहा है मुझे बेनिफिट्स मिले, और इसके कारण अगर ऐसा कैपिटलिज्म है जहां पे कैपिटल्स ही एक दूसरे के, कैपिटलिस्ट ही एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन रख रहे हैं, उनकी यूनिटी कम हो जाएगी और उनका पावर पूरे समाज पे कंट्रोल करने का पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज अर्लियर व्हेन दे वर यूनाइटेड they had extreme power. Today they themselves are divided into different owners. As a result, many times they are having conflict with each other, which reduces their power. बात तो लॉजिकल बोली इस आदमी ने, लेकिन ये बोल रहे रुको जरा, सिर्फ यहां पे नहीं है, लेबर भी डिकम्पोज हो गया है। पहले सारा का सारा कैटेगरी लेबर हुआ करता था, वर्किंग क्लास। कोई भी काम करो, वर्किंग क्लास हो, तुम ओनर नहीं हो, वर्कर हो। आज ये लेबर भी मॉडर्न कैपिटलिज्म में 20वीं सदी के अंदर, 21वीं तो अब आया है, 20वीं सदी के कैपिटलिज्म में लेबर भी एक दूसरे से डिवाइडेड है। मतलब व्हाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कच्चा, पक्का, एक्सेट्रा। इतने तो कैटेगरीज के लेबर हैं, मैनेजर्स, एमडी, सीएमडी, सीओओ, सीईओ, एक्सेट्रा। वो इतने डिवीजन होने के कारण हर किसी के इंटरेस्ट अलग है। तो ब्लू कॉलर जब यूनियन बना रहा है तो व्हाइट कॉलर कॉपरेट नहीं कर रहा है, व्हाइट कॉलर का कोई उद्देश्य है तो वो ब्लू कॉलर वाला कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो उससे क्या हो गया भाई? उससे लेबर का भी बार्गेनिंग पावर कम हो गया, ओनर का भी बार्गेनिंग पावर कम हो गया। अब जब ये खुद ही बार्गेनिंग पावर कम हो गए हैं, तो किस तरीके से आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने वाला समाज को कंट्रोल कर लेगा? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, and therefore their power is not what it existed in 19th century. And hence today the capitalists do not have the power to control the society and become dominant because of the decomposition which have taken place in the economic sphere. तो मार्क्स पूछते हैं तो तुम बता दो फिर कौन है डोमिनेंट? मान लिया तुम्हारा इकोनॉमिक्स तो तुम्हें समझ में आया, मुझे शायद हो सकता है ऐसा हो, तो अकॉर्डिंग टू who are dominants? Dahrendorf says those people who controls the political power of a society, they become the dominant. तारुष आया समझ में? Yes, sir. आया. आऊंगा 2 मिनट के बाद। Dahrendorf, Yes, sir. फोटो मुझे बहुत अच्छी सी लगी, 2 मिनट म्यूट करना और इस फोटो को समझना। It Yes, sir. really influenced a lot to me. Indian politician pointing in random direction since 1947. बट Dahrendorf यही मान रहे हैं कि ये लोग ही कंट्रोल करते हुए आए हैं। जिसने पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया उसने समाज को कंट्रोल कर लिया। अब हाउ मेनी ऑफ यू, इफ यू हैव टू टेक अ स्टैंड, किसके साथ खड़े रहोगे? मार्क्स के साथ या Dahrendorf के साथ? क्योंकि पॉलिटिक्स जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, खेल खत्म। Politics determines the economics of society, as it is the political policies which determines the tax, determines the subsidies, determines the technology, determines the import, export, regulation, this, that, which in a way controls the economics.
अब रियलिटी में तुम्हें बताऊं, कभी स्टैंड लेना पड़े, रिमेंबर बोथ ऑफ देम आर इक्वली वैलिड एंड फॉल्सिफाइड एट द सेम टाइम। क्यों? डेमोक्रेसी के अंदर पावर पीपल के पास होता है, थियोरेटिकली एटलीस्ट। पहले ये लिखना, बट येट इफ वी सी द ऑपरेशन ऑफ पावर, then we do see that in developing countries, economics still determines the dominant class, but in developed world, it is the political class which is more dominating. अगर कभी मुझे आप मेरा ओपिनियन पूछो तो इंडिया जैसी सोसाइटीज में आज भी शायद मार्क्स ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि पैसा है तो बड़ी 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 बातें, याद है ना तारुष? पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो गाली भी लोग खाते। डेवलपिंग सोसाइटी में मेरे नजरिए से आज भी मार्क्स ज्यादा बड़ा रेलेवेंट रखता है, क्योंकि इन डेवलपिंग सोसाइटी में पावर को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है अगर आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मुंबई के अंदर, जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी 2 लोगों पे, वो बेटे की पेल हो गई 1 दिन के अंदर। क्यों? मनी डिटरमाइंस द फेट ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। क्या बोल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़े टाइम पहले इलेक्शन से? हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, पैसा नहीं है। पैसा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सोसाइटी इवन टुडे। तो मैंने तुम्हें 2 नजरिए बताए कि फंक्शनलिज्म के क्रिटिसिज्म में कॉन्फ्लिक्ट स्कूल आई। कॉन्फ्लिक्ट को 2 मिनट म्यूट कर लेना। कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंट बताते हैं और बताते हैं कि डोमिनेंट क्लास जो है पूरे समाज को कंट्रोल करता है। अब द डिफरेंस विच एग्जिस्ट इज who is dominant class. When to Marx, the dominant class is the people who controls economics. To Ralph Dahrendorf, the dominant class becomes dominant on the basis of control of their control over the political power. लेकिन जैसे ही डोमिनेंट क्लास की एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी, मार्क्स तो बेचारे चुप हो गए। बात तो सही कह रहा है डेरेंड्रॉफ यार, अब फंक्शनलिज्म भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। बोला हाँ यार, लॉजिकली तो सही बोला इसने। कि पीछे से फिर एक आवाज आई, अरे यार हमने तुम्हें भाई माना, तुम तो हमारा ही गला काट रहे हो। रायल डेरेंड्रॉफ पीछे मुड़ के देखते हैं, फंक्शनलिस्ट हंस हंस के लोटपोट, बोला मजाक बना दिया है भाई, तुम एक दूसरे से ही लड़ रहे हो और बोल रहे हो हमारी थियरी वैलिड नहीं है, तुम्हारी खुद की थियरी खुद लोग ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स अस। तो फंक्शनलिस्ट मजे लेने के लिए बोलते हैं मैडम आप भी आगे आ जाओ, बताओ आपका क्या दिक्कत है, आपका क्या दुख है, आपका क्या इश्यू है। फेमिनिस्ट आते हैं फिर, और फेमिनिस्ट बोलते हैं भाई साहब न तो डोमिनेंट क्लास पैसे पे बनती है, न डोमिनेंट क्लास पावर पे बनती है। पूरी दुनिया में डोमिनेंट क्लास जेंडर पे ही बनी है। मतलब कैसे? इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, एक समाज बताओ जहां पे वुमेन के पास डोमिनेशन है। सबके मुंह पे चुप्पी। ऐसा तो कोई सोसाइटी नहीं है। तो प्रूव्ड dominant class is determined on gender. Men dominates over women in every society. अब चाहे ये अगर तुम जो ले रहे हो, फिर फेमिनिस्ट बोलते हैं these two aspects are sub aspects, के these two things comes within gender. रियलिटी में women are subordinated in every society, men dominates in every society. Therefore the basic conflict is of gender. These are the aspects which supports gender inequality, not themselves independent credentials present in society. ये तो सब aspects है।
सब पे लड़ाई मत लड़ो, रूट कॉज पे लड़ाई लड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली योर जेंडर डिटरमाइंस योर डोमिनेशन. इफ यू आर born as a woman, you would never become dominant. If you are born as a man, you are born dominant, where you are able to dominate over women in society. अब ये आदमी कैसे एक्सप्लेन करते हैं डोमिनेशन, ये करेंगे कल. पहले फेमिनिस्ट करूंगा, फिर नियो मार्क्सिस्ट करूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच से. क्लियर तारुष एंड अदर्स? आई होप यहां तक सबकी क्लियरिटी है. कल ये थियरीज खत्म करने के बाद पूरी थियरी का एक समरी दूंगा मैं, जो वुड गिव यू अ बेसिक आइडिया व्हाट दिस टर्मिनोलॉजीज आर. ठीक, फेमिनिज्म कैसे डोमिनेंट क्लास को एक्सप्लेन करती है, we'll see in the tomorrow's class, and then I'll come to neo marxist, जो इन तीनों को एक्सप्लेनेशन करने के बाद में मैं ऐड कर दूंगा नियो मार्क्सिस्ट और मार्क्सिस्ट में फर्क क्या होता है. Take care, have a real nice day. I'll share this PPT immediately after the class. Bye bye, have a nice day. Sir, just a second. हाँ Sir, फ्राइडे को सर डाउट सेशन होगा क्या? हाँ, इस फ्राइडे को डाउट सेशन होगा. ओके सर. ठीक है. थैंक यू सर. Thank you guys, thank you. Guys, 12 to 2:30 classes है, but yes, I'll be leaving sometimes for 4-5 days early, because बॉस एक नया बैच भी है जिसको शायद सीधा 2.5 घंटे क्लास लूंगा तो शायद डाइजेस्ट नहीं होगा. ठीक है.